सादर मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में हम बारी बारी से दो विषयों पर बातचीत करेंगे और दोनों ही विषय हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। ईरान लगातार हमले कर रहा है, ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ ईरान को नेस्त नाबूद करने के लिए प्रयत्नशील है। 7 दिन बीत चुके हैं लेकिन जंग अभी किसी अंजाम पर नहीं पहुंची है। दोनों ही पक्षों के अलग अलग किस्म के दावे रहते हैं पर अभी युद्ध टलने के, रुकने के, ठहरने के कोई आसार नहीं दिखते, तो इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल के संदर्भ में। नेपाल भारत का एक अभिन्न साथी रहा है। एक समय पर वहां पर राजशाही थी, एकमात्र हिंदू राष्ट्र के तौर पर उसकी पहचान थी, पर नेपाल में कुछ दशक पहले सशस्त्र क्रांति हुई। उस सशस्त्र क्रांति का नतीजा लोकतंत्र की बहाली के रूप में सामने आया था। लोकतंत्र की बहाली के बाद से नेपाल लगातार अपने पैरों पर खड़ा होने की असफल कोशिशें कर रहा है। असफल कोशिशें इसलिए क्योंकि तमाम सरकारें जो अस्तित्व में आती गई हैं, कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। कोई प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर जनता का भरोसा जीत पाने में नाकाम रहता है। पिछले 36 सालों में नेपाल का कोई भी राजनीतिक दल स्वयं के बूते पर सरकार बना पाने में कामयाब नहीं रहा है। प्रचंड की बात करें, के शर्मा ओली की बात करें या कोइराला परिवार की बात करें, नाम बड़े हैं पर उन नामों के साथ में एक तरफा जन समर्थन मिलते हुए नहीं दिखा। कुछ समय पहले नेपाल में केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में जो सरकार थी उसे युवा विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका। युवा विद्रोही जो जैन जी के नाम से पुकारे गए, उन्होंने मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व के प्रति इस कदर आक्रोश सड़कों पर व्यक्त किया कि केपी शर्मा को पद छोड़ना पड़ा। पूर्व मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाई गई और उनके द्वारा नए चुनाव कराए गए। वो नए चुनाव के परिणाम इस समय पर तस्वीर के रूप में सामने आ रहे हैं। अभी रुझान है, लेकिन ये रुझानी अगर अंतिम नतीजे के तौर पर उभर कर सामने आते हैं तो इतिहास में नया इतिहास रचा जाएगा। पहली बार कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक दल को स्पष्ट तौर पर बहुमत दिलाने की स्थिति में है। नेपाली संसद में 275 सीट है, जिनमें से 165 सीटों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और 110 सीटों के संदर्भ में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। 165 सीटों पर सीधे जनता अपने सांसद चुनती है और जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उस अनुपात में 110 सीटें बांटी जाती हैं। तो नेपाल के संदर्भ में जो अभी चुनावी रुझान है उसमें काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह के नेतृत्व में जो राजनीतिक दल है वो तकरीबन 110 सीटों पर आगे चल रहा है। 4 सीटें जीत भी चुके हैं। वह 165 में से 110 का आंकड़ा यह बताता है कि वो एक तरफा जीत हासिल करने की स्थिति में है। खास बात यह है कि उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में जो पार्टी है वो कुल जमा 10 सीटों पर तो आगे चल रही है, पर केपी शर्मा ओली खुद बालेन शाह से तकरीबन 5,500 मतों से पीछे चल रहे हैं। नेपाली कांग्रेस की भी यही स्थिति है, प्रचंड की पार्टी की भी यही स्थिति है। तो आज जरा हम इसी पर बात करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, जो हमारे पहले चरण के हैं। हमारे साथ अनिल तिवारी जी हैं, नेपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही विदेश मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। सीधे बात करते हैं अनिल तिवारी जी से। अनिल जी, कितना चौंक रहे हैं आप इन रुझानों को लेकर, और थोड़ा हमें बताएंगे कि क्या यह रुझान आप भी अंतिम परिणाम के तौर पर देख रहे हैं या इसमें कुछ बदलाव की उम्मीद आप करते हैं? अनिल जी देखिए, जिस तरह से यह मतगणना की रुझान आ रही है और जिस तरह से अभी 4-5 सीटें का विजय हुआ है सीट पर, खास करके घंटी का, तो इससे 2-4 सीट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ऊपर नीचे होने के चांस नहीं है। पहला बात। दूसरा क्या है कि जितना रुझान है उसमें लगभग 50% से ज्यादा जो उम्मीदवार है उनकी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे आपने कहा कि केपी शर्मा ओली से बालेन शाह, अभी की ताजा हम अपडेट बता दें कि 15,000 मतों से वह आगे है जी। तो लगभग उनसे तेवरी माने वोट से, जैसे कि 30,000 वोट उनको आ चुका है और उसमें मैंने बहुत ज्यादा डिफरेंट 15,000 की डिफरेंट है जिससे लीड कर रहे हैं बालन शाह। उसी तरह आपको एक यहाँ सबसे बड़ा
यह इस इलेक्शन में क्या देखा गया है कि जेनजी आंदोलन जो हुआ, तो वह आंदोलन का एक आक्रोश अथवा सत्ता विरोधी जो युवाओं में आक्रोश देखा गया है, तो उसको जनमत के आधार पर यह व्यक्त किया गया है। और आपने जैसे कहा कि विगत 36 वर्षों से जब पहली बार 2046 साल, जैसे कि आपके 1990 के समय में जब आंदोलन हुआ और पहली बार यहाँ से राजशाही खत्म हुई और संवैधानिक राजतंत्र स्थापना हुआ, तो उससे लेकर के अभी तक कांग्रेस और कम्युनिस्ट दलों की यहाँ मैंने दो, एक पक्ष में कभी कांग्रेस या एमाले, एक पक्ष में एक विपक्ष में रहते थे। जी। लेकिन विगत की जो इलेक्शन हुआ, तो वो इलेक्शन में यह दोनों एक दूसरे को बहुत सारे सीटों पर, जैसे नेपाली कांग्रेस माओवादी के साथ मिलकर के गठबंधन करके चुनाव लड़ा, एमाले मधेशवादी दलों के साथ गठबंधन करके मधेश में चुनाव लड़ा। तो इससे क्या हुआ कि दलगत जो एक सैद्धांतिक विचार थी मतदाताओं की, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया और सिर्फ सत्ता की भाग बंटा। और उसमें भी जब इससे पहले वाला जो चुनाव समाप्त हुआ, और उसमें सबसे बड़ी दल नेपाली कांग्रेस थी और सेकेंड दल एमाले था। तो एमाले को प्रतिपक्ष में रहने का जनमत मिला था कि न कि दोनों पार्टी मिलकर के और सरकार में गए और 2/3 का ये लोग आलापने लगा। और जिसका परिणाम हुआ कि भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, करप्शन दिन प्रतिदिन बढ़ते गया, नातावाद, कृपावाद, नेताओं में एकदम चरम, एकदम जो कमाने का एक उनके जो पुत्र हैं, उनकी जो सिंडिकेट थी, काठमांडू का जो नेपाल की राजधानी की सत्ता जो है, वह टोटल आपको सिंडिकेट पर चलने लगा। तो उससे क्या हुआ कि जनता में, युवाओं में दिन प्रतिदिन आक्रोश आते गया और आक्रोश के चलते यह जनजी आंदोलन हुआ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए अनिल जी, केपी शर्मा ओली पीछे चल रहे हैं, युवा चेहरा पूर्व रैपर बालिन शाह आगे चल रही है, तो ठीक है, पर जिसके चलते राजशाही की विदाई हुई थी, उस आंदोलन के नायक कमल दहल प्रचंड, उनकी हालत क्या है? प्रचंड का तेज बचा है या तेजहीन हो गए प्रचंड? प्रचंड का अभी रुकुम से वह विजय हो गए हैं। अभी थोड़ा देर पहले उनका मत परिणाम घोषित हुआ है और वह नेपाल के पुराने नेताओं में सिर्फ वही एक नेता है जो इस इलेक्शन में, यह चुनाव में जीत पाए हैं। नहीं तो अभी तक नेपाली कांग्रेस के जो सभापति है गगन थापा, वह भी पीछे चल रहे हैं। अमरीश कुमार सिंह से वह पीछे चल रहे हैं। उसी तरह अब केपी शर्मा ओली तो चुनाव हार ही गए। इधर मधेश में मधेसी दलों के नेता उपेंद्र यादव भी चुनाव हार रहे हैं, सीके राउत भी चुनाव हार रहे हैं, और राजावादी जो विचारधारा लेकर के चल रहे थे वो कमल थापा, वो भी चुनाव हार गए हैं। तो लगभग इधर माधव नेपाल जो पूर्व प्रधानमंत्री पहले रह चुके हैं, वो भी चुनाव हार रहे हैं। झलनाथ खनाल चुनाव हार रहे हैं। तो इस तरह नेपाल की जितने भी स्थापित नेता हैं सब जनता के बीच में सिरे से खारिज हो रहे हैं। केवल प्रचंड के संदर्भ में हमें अनिल जी बता रहे हैं कि वो न केवल आगे चल रहे बल्कि चुनाव भी जीत गए हैं। पर उनकी पार्टी की क्या स्थिति है अनिल जी? देखिए, पार्टी तो अब ये तीनों पार्टियां, नेपाली कांग्रेस हो या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो या उसके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले यूएमएल जो बोलती है, वो केपी शर्मा ओली की पार्टी, और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो गई प्रचंड की पार्टी। यह तीनों पार्टियां का 5 से 10 सीट प्रत्यक्ष में, जो 165 सीट पर हो रहा है, तो ये तीनों का 10 से ज्यादा सीट नहीं दिख रहा है कि ये लोग आ पाएगा। ये लोग 5 इतनी बुरी हालत के शिकार है। मैं अनिल जी आपके पास वापस लौटता हूं, लेकिन मेरे साथ ब्रह्मदीप अलूने जी हैं। अलूने जी समझना चाहता हूं कि नेपाल से जो जनादेश मिल रहा है वो केवल नेपाल के लिए महत्वपूर्ण है अलूने जी, या आसपास के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनके लिए भी इस जनादेश में कुछ संदेश हैं? क्या कहते हैं? धन्यवाद मुझे इस अच्छे विषय पर जोड़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो नेपाल की जनता बधाई और जयंती को बधाई, जिन्होंने बालन शाह को चुनकर यह संदेश दिया है कि आप राजनीति में विकल्प बनिए, यदि आप उम्मीदें जगाएंगे, यदि आप सही मॉडल की बात करेंगे, यदि आप जमीनी राजनीति की बात करेंगे, तो आपका लोकतंत्र में खुले दिल से स्वागत हो सकता है। क्योंकि आप परंपरागत तरीके से राजनीति, नेपाली कांग्रेस मिल रही है, कम्युनिस्ट
सत्ता का ऐसा गठबंधन कि एक के बाद एक 3 व्यक्ति जो 70 साल से ऊपर के वो बन रहे और देश को चला रहे, और 1.5 साल में सरकार बदल गई है, 2 साल में सरकार बदल गई। मतलब इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात ये नजर आती है कि जो कम्युनिज्म है वो कभी भी लोकतंत्र का एक अच्छा मॉडल नहीं बन सकता। और नेपाल में जब से कम्युनिज्म जब राजशाही के खत्म होने के बाद आया तो शंकाएं तो थी ही कि ये कम्युनिज्म सिर्फ के साथ आप नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा दक्षिण एशिया का इलाका है यह आध्यात्मिक है, यह आध्यात्मिकता को पसंद करता है। और आप ये कहें कि पशुपति नाम प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे और हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे, तो इसको कम से कम दक्षिण एशिया मंजूर नहीं करेगा। फिर उसके बाद अचानक आपकी आंखें खुलती है और मिस्टर प्रचंड भी महाकाल के दर्शन करने आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच देखिए जो चेंजेस, मतलब आप ये समझ गए कि कम्युनिस्ट पार्टी के बावजूद मैं आपको दोबारा से जोड़ता हूं अलूने जी, आपकी आवाज उतने साफ तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच रही है। मैं अनिल जी से बातचीत को विस्तार देता हूं। ये बालिन शाह के साथ उम्मीद के रूप में आप इस जनादेश को देखते हैं, या जितने भी परंपरागत राजनीतिक दल थे उनके खिलाफ आक्रोश इस जनादेश के रूप में अभिव्यक्त हुआ है? क्या देखते हैं अनिल जी आप? देखिए, इसमें देखिए 3-4 तो फैक्टर है। एक तो पहली बात क्या है कि पुराने दल के साथ तो जन आक्रोश थी ही, और जो जनजी आंदोलन हुआ, जनजी आंदोलन के बाद इनको जो जनता के साथ जैसे जिस तरह निर्मम हत्या एकदम युवाओं पर, स्कूल के ड्रेस में गए छोटे छोटे बच्चों पर, एकदम 16 वर्ष के 20 वर्ष के बच्चों पर इसे गोली चलाया गया, और उसके बाद फिर कोई एक्सक्यूज, जैसे केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, उनमें से किसी के द्वारा कोई एक्सक्यूज नहीं किया गया। उसको तर्क दे दे करके अपने सफाई देने का और अपना जो एक उस समय जो दमन किया गया उसको यह लोग उसको दमन को वहां उस दमन के बाद जो विध्वंस हुआ उसके साथ यह लोग कंपैरिजन किया, और उससे क्या हुआ कि जनमत एक तरफ से मैंने एकदम आग बबूला होती गई, और यह जो जनमत है उसका एक पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या है कि बालन शाह, जैसे शाह लिखे वहां पहला मेयर के चुनाव में उन्होंने उनको काठमांडू के रेपर थे, तो लोगों ने बुझा कि वह राज परिवार के कोई राजघरानिया के शाह है, लेकिन वह वहां के शाह नहीं होकर के तराई के जनकपुर के पास सरलाई जिला के वह शाह है, तेली जात के है। तो उससे लेकर के अब की बार इन्होंने क्या किया है कि यह मधेश एक कार्ड जो है, और सबसे ज्यादा जनमत पूरा तराई में है, तो नेपाल में कभी भी मधेसिया प्रधानमंत्री नहीं बना, तो तराई के लोगों के बीच में यह एक बहुत कस के एक माना गया है कि एक मधेसिया प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो ये भी एक फैक्टर मधेश में, उसके चलते या खास करके मध्य प्रदेश में 32 सीट यहाँ पे है प्रत्यक्ष में, और उसमें से हमको लगता है कि 25 से 30 सीट आपको घंटी ले जा रही है। उसी तरह आपको विराटनगर साइड में भी तराई में व्यापक असर पड़ा है, आपको पश्चिम साइड में भी व्यापक असर पड़ा है, तो एक वो भी कारण है। तीसरा क्या है कि बालन शाह मीडिया में ज्यादा नहीं आते हैं, और इन्होंने जो मेयर पद में चुनाव जो अपना चलाया 4 वर्ष का कार्यकाल, तो उसमें कोई भी करप्शन उन पर कोई दाग नहीं लगा है, और तो इसके चलते एक ऑनेस्टी लोगों ने दिख रहा है, युवाओं में क्या लग रहा है कि हाँ यह आदमी, और वहां जब ये मेयर बने तो बहुत सारा अभियान चलाए उन्होंने, किसी से डरा नहीं। वह आपको ये माले का सरकार हो, ये माले का दल हो, इवन वहाँ राजा के आगमन में एक कार्यक्रम किया गया जिसमें काठमांडू महानगर पालिका को गंदा किया गया, तो उस पर राजा को भी इन्होंने फाइन काट करके और उत्तीर्णों के लिए 1.25 लाख रुपया का फाइन काटा था। तो ये सब चीजों से क्या एक हो रहा है कि मैंने लोगों में, एक युवाओं में इनके प्रति आस जगह है कि यह किसी से डरेंगे नहीं, ऑनेस्ट है, और यह लोग कुछ मैंने विकास या जो करप्शन है उसको न्यूनीकरण करेगा। अच्छा, एक बात और बताइए अनिल जी, आपने काफी विस्तार से हमें जमीनी हालात बताए। जो बालिन शाह की पार्टी है उसमें क्या आंदोलनकारियों को जगह मिली जो केपी शर्मा सरकार को उखाड़ फेंकने में जुटे थे? क्या उस आंदोलन के कुछ बच्चों को, कुछ नेतृत्वकर्ताओं को बालिन शाह की पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया, या सरकार उन्होंने उखाड़ दी और सरकार में आने की जमावट बालिन शाह एंड कंपनी कर ले गए? आंदोलन हुआ तो उस समय बालन शाह उस पार्टी में नहीं थे, वह सिर्फ मेयर थे और इंडिपेंडेंट लड़ करके वह मेयर बने हुए थे।
तो वह जो राष्ट्रीय स्वतंत्र छाने गृह मंत्री थे, तो उन्होंने करप्शन का 3-4 फाइलें खोला था, जिस फाइल में आपको शेर बहादुर की बीवी भी फंसने वाली थी। तो उस समय वो केपी शर्मा ओली भी एक केस में जाने वाले थे। तो यह सारा उनको फंसाने का, और कुछ वो जो एक मीडिया में काम करते थे, वह मीडिया का जो मालिक थे, उन्होंने यहाँ एक बैंक चलाया था, सहकारी बैंक, और उसमें बहुत बड़ा गबन हुआ है। तो वह गबन को रवि लामी छाने का साथ जोड़ करके उनको जेल में, केपी ओली के जो सरकार बनी तो उसमें किया गया। तो एक फैक्टर वो भी था कि जब जनजी आंदोलन हुआ, तो यहाँ जनजी आंदोलन के पीछे कहता है लोग 3-4 फैक्टर था। एक बालन शाह के भी लोग थे, दूसरा है आपको रवि लामी छाने के भी लोग थे, उसके बाद हिंदूवादी भी लोग थे। तो ये 4-5 फैक्टर तो उसको लेकर के चुनाव के समय में, और कुछ युवा भी थे, और एक एनजीओ चलाने वाले मेरो नेपाल का एक गुरुंग युवा थे, उन्होंने चलाया था। तो उन बहुत सारे लोगों को, जैसे आपको रवि लामी छाने के साथ बालन शाह का इस पार्टी में यूनिटी हुआ, बालन शाह आए, उसके साथ साथ बालन शाह आए, उसके साथ साथ आपको एक उजालो नेपाल पार्टी, वो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने भी इस पार्टी में ज्वाइन किया था। तो विद्रोही लोग थे और आंदोलन में लोग थे, और कुछ पत्रकार लोगों को, ये सबको इस पार्टी में समाहित किया, और सबको, सारे नया युवाओं को, एकदम नए नए लोगों को, फ्रेश लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। पुराने दल के या किसी दल से, जैसे पहले क्या होता था कि ये माले में है तो उसको कांग्रेस में प्रवेश करा लिया, कांग्रेस वाला ये माले में प्रवेश करा लिया, फिर एक दिन पहले प्रवेश कराया, दूसरा दिन टिकट दे दिया। ऐसे भी अभी इस बार के चुनाव में हुआ है। और बहुत सारा चेंजिंग हुआ है, जैसे नेपाली कांग्रेस का रातों रात आपको शेर बहादुर देउवा को हटा करके गगन थापा विशेष महाधिवेशन करके उन्होंने सभापति हासिल किया और पूरा पार्टी को कब्जा किया। तो इस तरह क्या है कि एक तरफ पुरानी पार्टियों, पुरानी नीतियों को लेकर के चलने वाले लोग सहभागी थे, दूसरे तरफ इन्होंने पूरा नए लोगों को ले आकर के और चुनाव लड़ाया है, और सब नए लोग आ रहे हैं। काफी विस्तार से हमें बताया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी जुड़ गए हैं। श्रवण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रवण जी, बगावत तो बांग्लादेश में भी हुई थी, पर बांग्लादेश के नतीजों में बागियों को जन समर्थन नहीं मिला। परंपरागत राजनीतिक दल ही चुनाव में प्रचंड जीत के साथ सामने आया। पर नेपाल में जो रुझान आ रहे हैं वो इसके उलट है। जिन्होंने बगावत की थी वो बागी बालन शाह के नेतृत्व में एक तरफा जीत हासिल कर रहे हैं। जो केपी शर्मा ओली बढ़ चढ़कर बोल रहे थे किसी में दम नहीं है जो मुझे हटा सके, वो प्रधानमंत्री पद से भी हटे और अभी बालन शाह के हाथों करारी हार भी स्वीकार करने की स्थिति में आ रहे, 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ऐसा हमें अनिल जी बता रहे थे जो नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 165 सीटों में 110 सीटों पर इस समय बालन शाह की पार्टी आगे चल रही है। नेपाल के लोकतांत्रिक इतिहास में पहला मौका ऐसा आता हुआ दिख रहा है जब एक राजनीतिक दल के संदर्भ में देश एक राय होकर अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है। श्रवण गर्ग जी, इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देखते हैं और भारत के साथ इस घटनाक्रम को किस तरीके से जोड़ते हैं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो हो रहा है नेपाल में। जो अपराइजिंग थी, नेपाल की अपराइजिंग थी और बांग्लादेश की अपराइजिंग थी, दोनों में बुनियादी तौर पर फर्क है जी। और फर्क नहीं भी है। फर्क ये नहीं है कि बांग्लादेश में जो कठमुल्ले हैं या हार्डकोर एलिमेंट्स हैं, जमात के लोग हैं, उनको लोगों ने नहीं चुना जी। दूसरा यह कि बांग्लादेश में जो चुने गए हैं तारिक रहमान जी, ये बहुत ही 16-17 साल ब्रिटेन में रहकर, विदेशों में रहकर आए हैं और उन्होंने अपने देश को सबके लिए बताया है, पूरे सारी जातियों के लिए, सारे पंथों के लिए बताया है। तीसरा ये कि वहां रहने वाले कोई 1-2 करोड़, 1.5-2 करोड़ हिंदुओं ने, मेजॉरिटी में हिंदुओं ने उनको वोट दिया है, तारिक रहमान को वोट दिया है। तीसरा ये कि वहां पर कोई चॉइस ये नहीं थी कि अवामी लीग वहां मैदान में है। वहां केवल या तो जमात थी
या ये जो तारिक रहमान की पार्टी थी, जी, खालिदा BNP, जिया की जो पार्टी बीएनपी, थी, जियाउर बांग्लादेशी रहमान, नेशनल पार्टी, बीएनपी जो पार्टी, जी, मैं बांग्लादेश की घटना को भी बहुत अहम मानता हूं और इसको अपराइजिंग का परिणाम मानता हूं कि छात्रों का तारिक रहमान को पूरी तरह से समर्थन है। जी, और वहां अभी तक कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है बांग्लादेश में जो ये बताए कि वहां जो छात्र थे जिन्होंने पुरानी सरकार को, अवामी सरकार को, हसीना को हटाया, वो लोग इसके खिलाफ हैं। जी, पहली चीज। जी, नेपाल की जो घटना है उसका जो आउटकम है वो अपेक्षित था। अपेक्षित इसलिए था कि मैंने खुद ने नेपाल में देखा है और ओली साहब से भी मैं मिल चुका हूं जब मैं नेपाल गया था। नेपाल में तमाम नेताओं से मैं मिला हूं, हम लोग मिले हैं। ये जो हुआ है परिवर्तन नेपाल में, ये कई तरह से बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन है और आपको ये देखना चाहिए कि जो अपराइजिंग हुई और जो चुनाव हुए उसके बीच में कितना समय लग गया। जी, मतलब ऐसा नहीं है कि अपराइजिंग के तत्काल बाद चुनाव, मतलब अपराइजिंग डाइल्यूट होने के लिए टाइम था कि उसको जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां का, प्रचंड का या ओली का या देवबा का या दो और लोगों का जो था, वो उसको पंक्चर कर दे। पर ये अब बड़ा एक इसमें रिमार्केबल चीज, और तीसरी चीज एक ये है कि जो हिंदूवादी तत्व हैं, जो पुराने राजघराने के ज्ञानेश के नेतृत्व वाले लोग हैं, वो काफी समय से इस कोशिश में थे और जुलूस वगैरह भी, वहां रैलियां भी हुई कि वहां पर हिंदूशाही या राजशाही वापस आ जाए। तो ये जो वर्डिक्ट है नेपाल का, ये नेपाल के लिए तो है ही, ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिमांशु जी। जी, भारत की अगर सीमा देखें, भारत के कितने जिले इससे मिलते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार से खास करके, और इसका जो असर हमारे यहाँ हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सरकार का रवैया है जैन जी के प्रति वही है जो वहां पर नेपाल में पिछली सरकार का था, और जिसके की कारण, और जो कि अवामी लीग सरकार का था बांग्लादेश में, और नेपाल में जो सरकार थी, ओली की सरकार थी, या प्रचंड का जो अलग से समर्थन था वो था। तो ये दोनों को डिफाई किया जैन जी ने। और ये जो सज्जन है बालेन शाह जी, ये इमर्ज यूं हो रहे हैं कि जो ओरिजिनल जैन जी का आंदोलन हुआ उसमें वो एक इमेज के तौर पर बड़ी फिगर थे, पर उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उस तरह का नहीं था जिस तरह का हम अभी उनका जो रोल देख रहे हैं कि उनके ऊपर यूनानिमिटी बन रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारे इलाके के लिए, भारत के लिए खासकर, और चीन के लिए भी बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि चीन का इतना इन्फ्लुएंस बढ़ गया था नेपाल में जी, कि चीन ने पूरी कोशिश की कि इस चुनाव को प्रभावित करें। चीन के, नेपाल के जितने नेता हैं, जो पुराने नेता हैं, वो सारे चीन परस्त हैं, खासकर ओली भी हैं, प्रचंड भी हैं, तमाम लोग हैं। मतलब भारत के बजाय उनकी लॉयल्टी हमेशा चीन के प्रति ज्यादा देखी गई। तो ये जो घटनाक्रम हो रहा है नेपाल में, अब मैं ये नहीं कहता कि ये कितना स्थायी है और कब तक चलेगा या चलने दिया जाएगा, पर मुझे लगता है कि जिस तरह का मैंडेट नेपाल की जनता ने दिया है, और नेपाल में जिस तरह की बेरोजगारी है, फ्रस्ट्रेशन है, अव्यवस्था है, करप्शन सबसे ज्यादा है वहां, जी, नेताओं के खिलाफ बहुत वहां आरोप है जैन जी का, उनके बच्चों के प्रति, उनके परिवार के प्रति जो आरोप है, उसे देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो नेपाल की घटना है बहुत जबरदस्त घटना है। बहुत जबरदस्त घटना है। मैं एक आखिरी टिप्पणी का अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा। नेपाल स्वाभाविक रूप से भारत के लिए एक संवेदनशील विषय है। भारतीयों ने नेपाल को हमेशा अपने दिल के बहुत करीब पाया। बीच में खबरें ऐसी आई कि नेपाल भी जिस भारत को अपने बहुत करीब पाता था, वह अचानक चीन के करीब जा रहा है। क्या आपसे जानना चाहता हूं कि पिछले कुछ
डेढ़ दशक के दौरान नेपाल के नेताओं का जो चीन के प्रति प्रेम था, उसने भी जनता के बीच में कोई नाराजगी जताई है? और बालिन शाह का आना क्या भारत और नेपाल के जो सदियों पुराने संबंध हैं, परस्पर मित्रता के, भाईचारे के, एक दूसरे के प्रति सद्भावना के, उनके बहाल होने की कोई उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि सबसे पहली बात आपने जो कहा कि विगत के 10-15 वर्ष में नेपाल की नेताओं का चीन के प्रति झुकाव हुआ है। यह झुकाव नहीं, उसको हम यह इस तरह से देखें कि भारत के साथ यह लोग अपना बार्गेनिंग पॉइंट को बढ़ाने का चाहा जी। और जब जब विरोध में रहे तो भारत को विरोध करें और फिर किसी न किसी तरह से भारत का ही सहयोग लेकर के, भारतीय डिप्लोमेसी का सहयोग लेकर के, भारतीय नेताओं का सहयोग लेकर के सत्ता में जाना और सत्ता में जाने के बाद अपना सरकार को ज्यादा से ज्यादा टर्म तक कैसे चला करके रखे। और इसमें सबसे माहिर खिलाड़ी के रूप में केपी शर्मा, मधेश आंदोलन जब हुआ और मधेश आंदोलन के बाद इन्होंने खास करके पहाड़ी लोगों में जो मधेश आंदोलन के समय में संविधान घोषणा हुआ और संविधान को मधेसी दलों लोग और मधेसी जनता नहीं माना, अस्वीकार किया। और उसके बाद जो सीमा में नाकाबंदी हुआ तो उसको इन्होंने भजाया खूब और पहाड़ के जनताओं को इन्होंने भड़काया, केपी शर्मा ओली, और भारत के विरोध में भड़काने का कोशिश किया। और यह बार्गेनिंग करके कि हम चाइना से नाका खोलेंगे तो फिर 2 नाका खोलेंगे तो इतना पोस्ट खोलेंगे, तो इधर से ट्रक आ रहा है तो पेट्रोल आ रहा है, तो इन्होंने बार्गेनिंग पॉइंट सिर्फ बढ़ाया और उस भारत के विरोध अपना वक्तव्य देकर के कभी आपको यह चाइना के साथ समझौता का बात करके, समझौता तो किया नहीं, इससे पहले वाले में BRI के कुछ जो एक विषय थे उस पर इन्होंने किया कि उसको अगले उसमें किया जाएगा कह करके जी। तो केपी शर्मा ओली के समय में इन्होंने जैसे आपको नक्शा को लाया, आपको लिपु लेक वाला नक्शा को, तो ऐसा ऐसा पॉइंट खोज करके भारत के साथ बार्गेनिंग और चाइना कार्ड यह प्रयोग करने का कोशिश की, जिसका परिणाम है कि नेपाल का डिप्लोमेसी जो है वह विदेश नीति दिन प्रतिदिन खराब होते गया और उसके चलते नेपाल की सरकार अस्थायी रूप से नहीं टिक पाई, कभी 1 बरस, कभी 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, और बहुत सारा दल में टूट फूट। और इनका काम था, केपी शर्मा ओली का काम था कि कभी जैसे इन्होंने प्रचंड के साथ मिला करके चुनाव में गए और उन्होंने बहुमत लाया। आप जो कहे 2 बार बहुमत आया है 40 साल के आंदोलन के बाद में। एक बार सबसे पहला बार जब गिरिजा प्रसाद प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय नेपाली कांग्रेस का बहुमत आया, लेकिन वहां नेपाली कांग्रेस के पार्टी में उनका और कृष्ण प्रसाद के बीच में पार्टी फूटा तो 72 और 36 हुआ, उस समय सरकार गिरा। और दूसरा बहुमत का सरकार केपी शर्मा ओली का सरकार और प्रचंड के बीच में जब डिफीट हुआ तो प्रचंड उनके विरोध में गए और उनका सरकार गिरा। तो इस तरह से जैसे भी हम सत्ता में बने रहे, इन्होंने विगत के समय में भी दूसरा पार्टी होते हुए भी इन्होंने जैसे प्रचंड को और शेर बहादुर देउबा को भड़का करके तोड़ फोड़ किया। पहला प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाया अपना समर्थन दे करके, फिर प्रचंड को गिरा करके इन्होंने केपी मंत्री बना करके फिर अपने प्रधानमंत्री बने। तो ये सब खेल में इन्होंने 10-15 बरस से जो खास करके संविधान सभा घोषणा होने के बाद गिरिजा प्रसाद का जो डेथ कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने इर्द गिर्द वो घुमाते रहे, कभी सरकार गिराने में, बनाने में या चुनाव कराने में या वो संविधान समय रहते हुए भी संसद को विघटन करने में केपी शर्मा ओली का रहा है। तो इसे देखिए जनता में क्या है, यहाँ एक कहा जाता है नेपाल में कि हवा छोड़ करके जो भी चीज है वह भारत से ही आता है, भारत होकर के आता है। तो ये लोग कहते हैं कि हम तो हवा भी भारत का लेते हैं, भारत के बगैर तो हमारे चल नहीं सकती। सरकार में कोई जाए, भले विपक्ष में रहे, इन्होंने इनको विरोध करना है, लेकिन सरकार में जाने के बाद सरकार को टिकाए रखने के लिए भारत का सहयोग चाहिए। भारत के साथ व्यापार का बात हो या थर्ड कंट्री से होकर के भारत आने का बात हो, सारा चीज भारत पर निर्भर है नेपाल का। लेकिन विगत के समय में अब जैसे आपको लेकिन अभी का जो आया है, एक पहले क्या देखा गया है सर, हम आपके मीडिया के चैनल से हम एक बताना चाहते हैं कि पहले के नेता जो थे तो इनकी अध्ययन, अध्यापन, संस्कार, राजनीतिक रवैया, वो कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, सब भारत से मिला हुआ, भारत में इनका
परवरिश हुआ है। लेकिन अब के जब जो युवा नेता सब आ रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज अभी जो ज्यादा बढ़ रहा है। तो यह एक भारत के लिए चिंतनीय विषय है कि जो नया बालन शाह का ही बात करें तो बालन शाह के बारे में भी अभी बहुत सारा बात आ रहा है। अभी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कैसे चलाते हैं यह तो भविष्य की बात ये है। भविष्य के ऊपर है, लेकिन कुल मिला के पिछले 1.5 दशक से केपी ओली ने भारत को अपने हितों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, संबंधों तक को। पर क्या बालन शाह के आने के बाद स्थिति में बदलाव आएगा, और जो शताब्दियों का संबंध भारत और नेपाल का रहा है, क्या वह मधुरता वापस लौटेगी, ये सवाल है। बालन शाह ने भी अपनी स्नातकोत्तर की शिक्षा भारत में ही पाई है। क्या भारत के साथ बेहतर संबंधों के साथ वो नेपाल को संवारने का काम करेंगे, जानना दिलचस्प होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। श्रवण जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर जाते हैं और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ईरान में जो कुछ चल रहा है और ईरान के चलते दुनिया में जो कुछ घट रहा है उस पर बात करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।